नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आजकल आप सबको सुना रही हूँ रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानियाँ, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। इस सीरीज में मैं पहली कहानी आप सबको सुना चुकी हूँ, धर्मपुत्र। आज दूसरी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहन निर्मला से गांव में मिलने आई। उर्मिला एक धनी सौदागर की ब्याहता थी और निर्मला गांव में एक गरीब किसान के साथ उसकी शादी हुई थी। भोजन करते समय उनमें बातचीत होने लगी। उर्मिला बोली, निर्मला, मुझे गांव में रहना पड़े तो जरा भी जी ना लगे मेरा। देखो हम सब शहर में कैसे अच्छे से रहते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, थिएटर्स देखते हैं, बाग बगीचों में सैर करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। निर्मला अभिमान से बोली, मुझसे कहती हो? मैं तो कभी तुम्हारा जीवन ना जीऊं। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हमें कोई दुख चिंता नहीं रहती। तुम्हें तो हमेशा ही चिंता लगी रहती है। लाभ हानि तो दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। जो आज राजा है वही कल कंगाल है। यहाँ तो सदैव एक रस नहीं रहते। किसान धनवान नहीं बन सकते, लेकिन अन्न वस्त्र की तो कभी कमी नहीं होती किसान को भी। उर्मिला बोली, अन्न की एक ही कही, तुम तो पशु हो। रीति नीति आचार विचार तुम क्या जानो। कितना ही मरो खपो, तुम और तुम्हारी संतान एक दिन इसी खाद के ढेर पर प्राण त्याग कर देगी और बस। निर्मला बोली, इससे क्या, मरना तो एक दिन सभी को है। माना खेती का काम कठिन है, पर हमें किसी का भय नहीं है, ना ही किसी के सामने मस्तक झुकाना पड़ता है। नगर में रहते हुए मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। क्या जाने कल तुम्हारा पति मद्य सेवी बनकर जुआरी और वेश्यागामी हो जाए। ऐसी बातें तो आए दिन सुनने में आया करती हैं। मथुरा चारपाई पर पड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था। मन में सोचने लगा, मेरी पत्नी सच्ची कहती है। हम बालपन से ही खेतों के काम में लगे रहते हैं कि हमें कुकर्म करने का ध्यान तक नहीं आता। पर इस बात का दुख तो है ही कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास खेत नहीं है। यदि मेरे पास ढेर सारा खेत हो जाए तो फिर और अच्छा हो जाए। संयोग से अधर्म भी वहां बैठा ये बातें सुन रहा था। मथुरा के मन में धरती की लालसा उत्पन्न होते देखकर प्रसन्न हो कहने लगा कि इसी तृष्णा के वश कर एक दिन मैं इसका सर्वनाश करूंगा। इसी गांव के समीप एक जमींदारिन रहती थी, जिसके पास 200 बीघे भूमि थी। उसने एक बूढ़ा सिपाही कारिंदा रख छोड़ा था। वो कारिंदा आसामियों को बड़ा दुख देता था। मथुरा अपने पशुओं को संभाल संभाल कर रखता था, पर कभी कभी वे उसके खेत खलिहान में चले जाते थे। कई बार उसकी और कारिंदे की लड़ाई हुई। इस बात से मथुरा बहुत दुखी हो गया था। कुछ दिन उपरांत ये चर्चा फैली कि बुढ़िया अपनी रियासत बेच रही है और गांव का बनिया उसे मोल लेने को तैयार है। गांव वाले डरे कि यदि बनिया मालिक बन गया तो उसके सिपाही कारिंदे से भी अधिक दुख देंगे, तो उचित यह है कि सब मिलकर रियासत खरीद लें। लेकिन अधर्म ने उनमें ऐसी फूट डाली कि वे लोग कोई निश्चय ही ना कर सके। तब उन्होंने फैसला किया कि लोग अपने अपने नाम से भूमि खरीदें। बुढ़िया भी इस पर राजी हो गई। एक किसान ने 50 बीघा धरती बुढ़िया से इस शर्त पर मोल ले ली कि आधा दाम तुरंत दूंगा और आधा 1 वर्ष बाद। ये सुनकर मथुरा के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने विचारा कि कुछ भी हो 40 बीघा धरती अवश्य मोल लेनी चाहिए। 100 रुपए घर में जमा थे, बाकी कुछ अनाज और बैल बेचकर 40 बीघा धरती खरीद ही ली। आधा दाम पहले दे दिया और आधा 2 वर्ष बाद चुकाने का वचन दे दिया। मथुरा बड़ा पुरुषार्थी था। खूब मेहनत से खेत जोते बोए, फसल अच्छी लगी। 2 वर्ष के भीतर ही ऋण चुक गया। अब वह अपने खेतों, भैंसों, पशुओं, भूसे, खलिहान, चरांद को देखकर खुश होता। ये खेत वहां पहले भी थे और मथुरा उन्हें नित्य देखा भी करता था, लेकिन ममत्व हो जाने के कारण उनको देखने में अब कुछ और ही आनंद मिलता था, क्योंकि ये खेत अब मथुरा के अपने हो गए थे। अब मथुरा के पास अपनी जमीन थी
और उसके दिन सुख से कट सकते थे। लेकिन पड़ोसी बड़ा दुख देने लगा। कभी उसके खेत में बैल छोड़ देता, कभी गांव के बालक चरांद पर से डंगर चराने लगते। पहले पहले तो वो ये सब सहन करता रहा, पर कहां तक सहन करे। उसने विचारा कि यदि इस प्रकार से चुप बैठा रहा तो ये लोग चैन ना लेने देंगे। आखिर उसने नालिश करके उन सभी पड़ोसियों पर दंड लगवा दिया। इस वजह से उसके पड़ोसी और भी जलकर उसे दुख देने लगे। एक रात दयाराम ने मथुरा की धरती में से सारे वृक्ष काट डाले। उसने सुबह जाकर देखा तो सारे वृक्ष कटे पड़े थे। आग बबूला हो गया वो गुस्से से। सोचने लगा कि ये किसकी शरारत है। कोई एक आध वृक्ष काट लेता तो कोई बात नहीं, पर इस चांडाल ने तो एक भी वृक्ष ना छोड़ा। हो ना हो ये उपद्रव तो दयाराम ने किया है। बस क्रोध से भरा हुआ वो दयाराम के घर पहुंचा और बोला, तुमने वृक्ष क्यों काटे? दयाराम लड़ने मरने को तैयार हो गया। कैसे वृक्ष? किसने काटे? मैंने नहीं काटे। चले जाओ यहां से, नहीं तो अभी सिर फोड़ दूंगा। मथुरा भला ये सब बातें कब तक सहता। तुरंत कचहरी में पहुंचा और नालिश ठोक दी। फैसला होने पर दयाराम कोरा बच गया। वृक्ष काटने का कोई साक्षी ना था। मथुरा जल भुनकर हाकिमों को गालियां देने लगा कि तुम लोग चोरों को छोड़ देते हो, तुम लोग स्वयं ही चोर हो। मतलब ये हुआ कि अब कोई भी दिन ऐसा ना था कि पड़ोसियों से उसकी लड़ाई झगड़ा ना हो। पहले जब घर की एक बिस्वा धरती पास न थी तो वो बड़ा सुखी था। अब रोज रोज कलेश रहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करे। इन्हीं दिनों गांव में ये चर्चा हुई कि लोग घर बार छोड़कर किसी नए देश में जाने का विचार कर रहे हैं। मथुरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उजाड़ हो जाने पर बहुत सी धरती मिल जाएगी और आनंद पूर्वक दिन कटेंगे। एक दिन मथुरा के घर में एक अतिथि आया। मथुरा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। रात्रि को भोजन करते समय अतिथि बोला कि सरकार ने पंजाब में एक नई बस्ती बसाई है। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिलती है। जमीन बड़ी सुंदर है। अभी तक मनुष्य खाली हाथ वहां आया था और 2 वर्ष के अंदर मालामाल हो गया। ये सुनकर मथुरा को तृष्णा ने आ घेरा। कहने लगा, मैं इस अंधकूप में क्यों सड़ूं? घर बार बेचकर उस नई बस्ती में ही क्यों ना चला जाऊं? यहां तो पड़ोसियों ने विपत्ति में जान डाल रखी है। लेकिन पहले जाकर एक बार देख आता हूं। उन दिनों रेल ना थी। 300 मील पैदल चलने का कष्ट उठाकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि अतिथि तो सच कहता था। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिली हुई है। यदि कोई चाहे तो 1 रुपया बीघा पर अधिक धरती भी मोल ले सकता है। बस फिर क्या था, देखभाल करके तुरंत घर को लौट आया और धरती, मकान, पशु आदि सब बेचकर उस नए बस्ती की ओर चल दिया। हाय रे तृष्णा। मथुरा कुटुंब सहित नई बस्ती में पहुंचा और चौधरियों से मित्रता करके 135 बीघा धरती ले ली और मकान बनाकर वहीं रहने लगा। इस बस्ती में ये रीति थी कि एक ही खेत में लगातार 2 वर्ष बाहने बोने से के पीछे धरती को छोड़ना पड़ता था ताकि धरती निकम्मी ना होने पावे। लोभ पाप का मूल है। पहले पहले तो मथुरा आनंद सहित अपना काम करता रहा, लेकिन अब उसके ध्यान में 135 बीघा धरती भी थोड़ी थी। उसकी लालसा तो ये थी कि सारी धरती में गेहूं बोए। धरती परती छोड़े तो कहां से छोड़े। फिर उसने देखा कि बहुत लोग पंचायत से अलग जमीन लेकर खेती करके धन संचय करने लगे हैं। इसलिए वो और भी चिंताग्रस्त रहने लगा। फल ये हुआ कि वो दूसरों की खेत बटाई पर खेती करने लगा। हालांकि बहुत सारा धन एकत्रित हो चुका था, लेकिन उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती थी। तीसरे वर्ष ठीक फसल के समय जब बटाई वाली धरती में गेहूं पके खड़े थे तो मालिक ने अपनी धरती छुड़ा ली। फिर तो मथुरा के क्लेश की कोई सीमा ना रही। कहने लगा कि यदि आज ये धरती मेरी अपनी होती तो क्या ऐसा हो सकता था। दूसरे दिन उसे मालूम हुआ कि पड़ोसी अपनी 1300 बीघा धरती 1500 रुपए में बेचता है। सौदा पक्का हो रहा था कि अकस्मात एक अतिथि आ पहुंचा। अतिथि ने मथुरा से कहा, तुम बड़े ही मूर्ख हो कि 1500 रुपए में 1300 बीघा धरती मोल लेते हो।
गुजरात देश क्यों नहीं चले जाते? वहां धरती बड़ी सस्ती है। मैंने वहां 1,000 रुपये में 13,000 बीघा धरती मोल ली है। वहां का राजा बड़ा सीधा साधा है। बस वहां जाकर उसे प्रसन्न कर लो, जितनी धरती चाहोगे मिल जाएगी। मथुरा ने उसका कहना मान लिया और इस बस्ती में धरती लेने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन मथुरा कुटुंब को बस्ती में छोड़कर एक नौकर के साथ ले 1,000 रुपये पल्ले बांध गुजरात को चल दिया। 500 मील चलने पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग डेरों में रहते हैं। ना कोई धरती बोता है, ना अन्न खाता है। गाय, भैंस, घोड़े इत्यादि तराई में चरते फिरते हैं। स्त्रियां दूध दोहकर मक्खन आदि बना लेती हैं, यही उनकी जीविका है। सब लोग हंसते खेलते गाते बजाते आनंद सहित काल व्यतीत कर रहे हैं। कोई लड़ाई है न झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है न झगड़ा है। सब के सब अनपढ़ और मूर्ख हैं, लेकिन कपट का कोई नाम नहीं है। मथुरा को देखकर वे लोग बड़े आनंदित हुए और बड़ी आवभगत से उसे एक डेरे में ले गए। मथुरा ने उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए। वहां के लोग गिफ्ट लेकर बोले, यहाँ की रीति है कि अगर हमें कोई कुछ भेंट देता है तो हम भी उन्हें बदले में कुछ देते हैं। तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मथुरा बोला, मुझे केवल धरती की अभिलाषा है। हमारे देश में बस्ती बढ़ जाने के कारण माता ने फल देना छोड़ दिया है। तुम्हारी धरती अच्छी मालूम होती है। उनमें से एक आदमी हंसकर बोला, हाँ हाँ, ये बात तो नहीं। धरती जितनी चाहो ले लो, परंतु हम अपने राजा से पूछ लें। इतने में राजा भी वहां आ गया। ये बातें सुनकर मथुरा से कहने लगा, हाँ, जितनी भूमि चाहे ले लो। मथुरा खुश होकर बोला, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे बहुत नहीं चाहिए। हाँ, इतनी बात है कि धरती नाप कर पट्टा लिख दीजिए। मरना जीना बना हुआ है, लिखा पढ़ी बिना सौदा ठीक नहीं होता। आज आप दे दें, कल स्यात आपकी संतान मुझसे धरती छीन ले तो मैं क्या कर लूंगा? राजा बोला, ठीक है, धरती नाप कर पट्टा लिख देंगे। मथुरा बोला, दाम क्या होंगे? राजा, हम एक बात जानते हैं, दूसरी नहीं, बस 1 दिन की सहस्त्र मुद्रा। मथुरा आश्चर्य से बोला, 1 दिन का क्या हिसाब है? मैंने नहीं समझा। राजा बोला, मथुरा, बीघा सीघा हम कुछ नहीं जानते। हम तो 1 दिन की 1 सहस्त्र मुद्रा लेते हैं। 1 सहस्त्र का अर्थ है 1,000। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चक्कर कोई मनुष्य काट ले, उतनी ही धरती उसकी हो जाती है। मथुरा ने हैरानी से कहा, क्या 1 दिन में तो मनुष्य बहुत बड़ा भारी चक्कर काट सकता है? राजा हंसकर बोला, हाँ तो क्या हुआ, लेकिन एक बात यह है कि जहां से चलोगे सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें वहां आना पड़ेगा। मथुरा ने पूछा, और भला चक्कर का चिन्ह कौन लगाएगा? राजा बोला, तुम एक कुदाल लेकर जाना और गड्ढे देते जाना, लेकिन ये याद रहे कि जहां से चलो सूर्यास्त से पहले वहीं आ जाना। मथुरा ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत बढ़िया। फिर मथुरा इतना खुश हो गया कि उसकी निद्रा गायब हो गई। वो दिन रात रात भर इसी सोच विचार में रहा कि मैं 35 मील का चक्कर तो सहज में काट सकता हूं। आहा, 35 मील, फिर तो मैं बड़ा इलाकेदार बन जाऊंगा। सौभाग्य से अभी दिन भी बड़े हैं। 35 मील धरती बहुत होती है। घटिया धरती बेच डालूंगा, अच्छे अच्छे खेत अपने तो खुद रख लूंगा। दिल निकलने से पहले मथुरा की एक क्षण के लिए आंखें झपक गई। क्या स्वप्न देखता है कि गुजरात देश का राजा सम्मुख खड़ा हंस रहा है। पास जाकर हंसने का कारण पूछा तो जान पड़ा कि वो राजा नहीं, वो तो गुजरात देश की सूचना देने वाला अतिथि है। तुम कहां? पर मालूम हुआ वो तो नवीन बस्ती की बात बताने वाला बटुक है। समीप जाकर देखने लगा तो बटुक कहां, वो तो साक्षात अधर्मराज मुंह बाए खड़े हैं और उनके पैरों के नीचे धोती कुर्ता पहने एक पुरुष चित्त मरा पड़ा है। झुक कर देखा तो वो मथुरा भयभीत होकर उठ बैठा। हे भगवान, स्वप्न में क्या क्या भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं।
सूरज उगते ही मथुरा राजा सहित जंगल को चल दिया। जंगल में पहुंचकर राजा ने कहा कि जहां तक दृष्टि जाती है हमारा ही देश है, कहीं से भी चक्कर काटना आरंभ कर दो। देखो, मैं ये छड़ी रख कर देता हूं, बस सूर्यास्त से पहले यहां आ जाना। मथुरा छड़ी पर 1000 रुपए रखकर रोटी पल्ले बांध छड़ी हाथ में लेकर चक्कर काटने लगा। 3 मील चलने पर एक पहर दिन चढ़ाया। उसे गर्मी सताने लगी। मथुरा ने मन ही मन कहा, दिन में 4 पहर होते हैं, अभी तो 3 पहर शेष हैं, अभी लौटना उचित नहीं है। जूते उतार लूं, नंगे पैर चलने में सुविधा होगा। 3 मील और जाकर बाईं और फिर जाऊंगा। अच्छा, वो वाला टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा है, इसे कैसे छोड़ सकता हूं? यहां तो ज्यों त्यों आगे बढ़ता हूं अच्छी ही अच्छी धरती आती जाती है। ओहो, राजा आदि तो अब कोई दिखाई नहीं पड़ता, मैं शायद बहुत दूर निकल आया हूं, अब लौटना चाहिए। गर्मी भी बढ़ गई है, प्यास से गला सूखा जाता है। उसके बाईं ओर लौटते लौटते 2 पहर हो गई। तब वो जरा दम लेने बैठ गया। रोटी निकाल कर खाई, पानी पिया और फिर चल खड़ा हुआ। सूर्य का तेज सहा नहीं जाता था। गर्मी इतनी थी कि शरीर झुलसा जाता था, लेकिन तृष्णा का भूत सिर पर सवार था। करे तो क्या करे? वो सोचने लगा, क्या चिंता है, अभी दुख फिर सुख, चलो। मथुरा चलते चलते दूर निकल गया था। तब उसे ध्यान आया, ये तो बुरा हुआ, मैंने बड़ी चूक की। अब यदि पूरा घेरा देकर धरती को ठीक चौकोर बनाऊंगा तो सूर्यास्त से पहले छड़ी तक पहुंचना असंभव है। ठीक है, तिकोना ही रहने दो और यहीं से लौट चलो। ऐसा न हो कि सूर्य अस्त हो जाए और मैं बीच में ही रह जाऊं। मथुरा नाक की सीध में छड़ी को लेकर चलने लगा। गर्मी के मारे उसका मुंह सूख गया, शरीर जल उठा, पांव घायल हो गए, टांगे थक गई। ठहरे कैसे? सूर्य कोई उसका चाकर तो था नहीं कि उसके लिए खड़ा रहता। सोचने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे क्या लालच ने मार गिराया? सूर्य डूबने आया और छड़ी का अभी तक कोई पता ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब साफा सिर से फेंक लाठी छोड़कर वो दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते छाती लोहार की धौंकनी जैसी बन गई थी। उसका हृदय धड़कने लगा। वो सिर से पैरों तक पसीने में डूब गया। उसकी टांगें लड़खड़ा गई। उसने समझा कि अब प्राण गए। चिल्ला उठा, हाय, सारी के लालच में मैं आधी भी खो बैठा। लेकिन इतना कष्ट उठाकर यदि ठहर जाऊंगा तो लोग मुझे महामूर्ख समझेंगे। दौड़ो मथुरा, दौड़ो, जैसे बन सके छड़ी तक पहुंचो। इतने में उसे विराट देशवासियों का शब्द सुनाई देने लगा। सूर्य डूबने को हुआ, लाली छा गई। छड़ी सामने दिखाई देने लगी। राजा पास बैठा है। छड़ी पर 1 सहस्त्र मुद्रा पड़ी हुई है। उसे रात्रि वाला स्वप्न स्मरण हुआ। निराश होकर बोला, धरती तो मिल गई, लेकिन क्या मैं छड़ी तक पहुंच सकता हूं? इतने में सूर्य अस्त हो गया। टीले पर वे किस प्रकार पहुंचे? वो चिल्ला उठा, हाय, मेरा सारा परिश्रम बेकार हुआ, सूर्य अस्त हो गया। लोग टीले पर बैठे हुए पुकारने लगे, नहीं नहीं, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, दौड़ो दौड़ो। वो जी तोड़ कर दौड़ा और अंत में टीले पर चढ़ गया। देखा कि छड़ी पड़ी है, राजा पास बैठा हंस रहा है। फिर स्वप्न याद आया। उसकी टांगे कांप गई। वो मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसका हाथ छड़ी को जा लगा। राजा बोला, बड़ा उद्यमी है, इसने कितनी धरती पर अधिकार जमा लिया। नौकर जाकर उठाने लगा तो देखा कि मथुरा के मुख से खून की धारा बह रही है और वो मरा पड़ा है। फिर क्या था, सबने वहीं जंगल से लकड़ियां जमा करके उसका दाह कर्म किया और सबको विदित हो गया कि उसे केवल 1.5 गज भूमि की आवश्यकता थी। ये कहानी इतनी ही।
अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानी एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। इस कहानी का अनुवाद किया था प्रेमचंद ने। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। और हाँ, किस्सा कहानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।